गुड मॉर्निंग साथियों। वेलकम टू एनसीएफएससी कोल्हापुर ब्रांच के स्टूडेंट्स को। बहुत दिनों बाद हमारा ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा सा समय गड़बड़ चल रहा था, बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की फिजिकल क्लासेस चालू हो गई है और फिजिकल क्लासेस में हमारी जो पुरानी वीडियोस अभी तक आई हुई है उन सभी वीडियोस की क्लासेस हो चुकी होगी। जिस किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पर आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जा रहा होगा। आज की जो हमारी क्लास है 19 तारीख की क्लास है। इस क्लास में हम आज दो टॉपिक को लेने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम आज जो लेंगे वो है हीरा। हीरा किसे कहते हैं, यह हीरा क्या होता है, इसका क्या महत्व है। हीरा HIRA हीरा। तो हमने खाली जगह छोड़ी हुई थी शुरू के 2 पेज। उस 2 पेज में आपको शॉर्ट फॉर्म लिख लेना है। शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका फुल फॉर्म अभी मैं बताता हूँ क्या होता है और इसे कैसे मेज़र किया जाता है और इसका क्या यूज़ है कहाँ पर। तो PTW यानी परमिट टू वर्क, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। आज के टॉपिक में पहला टॉपिक देखेंगे हम हीरा। हीरा किसे कहते हैं, तो हीरा यानी इसका फुल फॉर्म होता है H से हजार्ड, I से आइडेंटिफिकेशन, R से रिस्क और A से असेसमेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि हीरा क्या होता है। हीरा जो होता है वो हजार्ड को आइडेंटिफिकेशन करता है। हजार्ड यानी होता है खतरा। खतरे का मतलब कौन सा खतरा, तो जो भी हमारा वर्क प्लेस है सॉरी, जो भी हमारा वर्क प्लेस है, इस वर्क प्लेस पर कौन कौन से खतरे हो सकते हैं, कौन कौन सा हजार्ड होता है, ये है हजार्ड का मतलब कि क्या खतरा हो सकता है। काम के हिसाब से अलग अलग खतरे हो सकते हैं, यानी कैसा काम हम कर रहे हैं उसके हिसाब से खतरे का आकलन अलग अलग होता है। अब क्या होगा, प्लांट में सबसे ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स का काम जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर होता है। फिर उसके बाद जितनी भी बिल्डअप साइड है, यानी कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग साइट है, कुछ बन रहा है, वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे ही सेफ्टी ऑफिसर को ज़्यादा कुछ ध्यान देना पड़ता है। तो यानी खतरा वहीं पर होता है, हजार्ड वहीं पर होता है। तो हजार्ड को आइडेंटिफिकेशन यानी ढूंढना, हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना और उसमें रिस्क कितना है, उसमें जोखिम कितना है। रिस्क मतलब होता है जोखिम। जोखिम यानी जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए जोखिम को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कि बाइक आप चला रहे हो 40 से 50 की स्पीड में और एक व्यक्ति है जो चला रहा है 80 से 90 की स्पीड में, और दोनों लोग एक ही रास्ते से जा रहे हैं और दोनों को ये नहीं पता है कि रास्ते में ब्रेकर है या कोई गड्ढा है और बरसात का समय है तो वो कितना गहरा होगा। देखने में पानी भरा हुआ है, ब्रेकर भी है तो वहाँ पानी लगा हुआ है, दोनों को नहीं मालूम है। जो 40 से 50 की स्पीड में है वो कंट्रोल कर जाएगा, यानी उसकी कंट्रोलिंग आसानी से होगी। जो 80-90 की स्पीड में है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत होगी, या हो सकता है कि वो गिर भी जाए या स्लिप हो जाए। यही होता है रिस्क, जोखिम कितना है। अगर भाई आप 40 की स्पीड में 50 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपका रिस्क कम है, खतरा कम है, जोखिम कम है, और ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है। सेम वैसा हमारे वर्क प्लेस पर जो काम कर रहा है, अब वो कौन सा काम कर रहा है उस काम के आधार पर, अगर वो ऊंचाई पर काम कर रहा है, ज़्यादा ऊंचाई पर है तो वहाँ से गिरेगा तो चोट लगेगा, तो उसे बहुत सारी चोटें आएगी, यानी रिस्क ज़्यादा होगा। कम ऊंचाई से गिरेगा चोट लगेगी लेकिन वहाँ कम चोट लगेगी, रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये होता है रिस्क। असेसमेंट यानी इसी को चेक करना, असेस करना, यानी आप अगर 1 साल पूरी पढ़ाई करते हैं तो इस 1 साल में पढ़ाई करके परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में क्या होता है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के फिर मार्क्स मिलते हैं।
पेपर होते हैं, परीक्षा होती है, नंबर्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। किसी को मार्क कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। वो क्यों मिलता है? क्योंकि सामने वाले ने किस हिसाब से उसकी पढ़ाई की है, कितना नॉलेज रखा है। तो ये हुआ असेसमेंट। यानी इसमें कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा वर्क प्लेस पे असेसमेंट, तो कौन सा व्यक्ति काम कैसा कर रहा है उसके आधार पर एक रेटिंग दी जाएगी, कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स समझे जाएंगे और फिर असेसमेंट होता है। उसका एक जो टेबल होता है वो ऐसा बनता है। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं कि ये टेबल कैसे काम करता है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। 1 से लेकर 5 तक इधर लिखना है, इस 1 को छोड़ के ऊपर 1 से लेकर 5 तक लिखना है। और फिर पहाड़े सभी को आते ही होंगे, तो जो पहाड़ा है वो लिखना है। यहाँ 1 का पहाड़ा लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 3 दूनी 3, 3 तिया 3, 4 4 चौके 4, 5 पंचे 5। फिर 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंच 15। ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का, ये हुआ। फिर इसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, बड़े अंक जो है 20 25 16 20, इस बड़े अंक को एक बॉक्स में ले लेना है। ये हुआ सबसे हाई रिस्क बॉक्स, हाई रिस्क, ज़्यादा खतरे वाला बॉक्स। फिर दूसरा जो है मीडियम रिस्क बॉक्स, रिस्क तो है, मीडियम रिस्क का बॉक्स हो गया, जिसमें 10 से लेकर 10 का, फिर 12, फिर 9, यानी 10 12 9 छोटे अंक लेना है, फिर एक लास्ट में 10 अंक आ रहा है। फिर हुआ तीसरा, ये हुआ लो रिस्क। रिस्क तो है पर कम रिस्क है, चोट तो लगेगी ही, गिरेंगे तो थोड़ी बहुत तो चोट लगेगी, कुछ ना कुछ तो चोट लगेगी, पर लो रिस्क है, कम चोट लगेगी। मीडियम रिस्क है, थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो इस प्रकार से हीरा का फुल फॉर्म आप लिख लेंगे। जो तो 2 पेज आपने छोड़े हैं वहाँ पे आप लिख लेंगे हीरा का फुल फॉर्म। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। हजार्ड क्या होता है? खतरा। आइडेंटिफिकेशन, खतरे को ढूंढना। रिस्क, खतरे में कितना रिस्क है। असेसमेंट, इन सब का रिकॉर्ड, इन सब का रिकॉर्ड। तो इसके लिए ये आपको आ गया होगा सबको समझ में, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके लिए इसको चेक करने के लिए, देखने के लिए कुछ 5-6 प्रकार के स्टेप है। इस 5 से 6 स्टेप में इसे देखा जाता है। कैसे? तो देखिए, सबसे पहला है आइडेंटिफाई एक्टिविटी। आइडेंटिफाई एक्टिविटी का मतलब हुआ जो काम चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करना। यानी उदाहरण के लिए हम कंस्ट्रक्शन साइट है कोई, कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पर हाइट का वर्क चल रहा है, हाइट वर्क। हाइट वर्क यानी कुछ लोग ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, ऊंचाई पर है। समझ जाइए कि 2 टीम है, टीम ए और टीम बी। 2 प्रकार की टीम है। 2 टीम 2 हाइट पे काम कर रही है और एक टीम सी भी मान लेते हैं। तो इसमें समझिए कि ये 10 मीटर की ऊंचाई पे काम कर रहा है, 10 मीटर। उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं ये सब समझाने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो उदाहरण के लिए लिया कि वर्क हाइट का काम चल रहा है, वर्क हाइट पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखना है। तो पहली टीम है जो 10 मीटर की हाइट पे काम कर रही है, दूसरी टीम मान लेते हैं कि 5 मीटर की हाइट पे काम कर रही है, और तीसरी जो टीम है ये लगभग
2 मीटर की हाइट पे काम कर रही है, 3 मीटर की हाइट पर काम कर रही है, 3 मीटर। अब देखिए ये जो हाइट है, सबसे कम हाइट भी जो है, ये हमारे सेफ्टी के अंडर में आता है, यानी उसको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना ही है। ये जो हाइट है इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। अब सेफ्टी प्रिकॉशन में वो क्या क्या लेगा, तो हाइट की बात है तो उसका जो सेफ्टी बेल्ट है उसको पहनना जरूरी है, फिर उसने हेलमेट पहना ही होगा, हाइट पे काम कर रहा है, शूज होगा, ग्लव्स होगा, मास्क होंगे, गॉगल होंगे, और काम के आधार पर वहाँ जो भी उसका इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट होगा। तो इन तीनों जगह वो सारी चीजें हैं, तीनों जगह वो सारी चीजें हैं। यानी ये तीनों टीम के पास सारे इक्विपमेंट है, तो सारे इक्विपमेंट है तो वर्क परमिट तो दिया हुआ है, काम करने के लिए हमने वर्क परमिट उनको दे दिया, उन्होंने भी अपनी सारी टीम के साथ, पूरे औजार के साथ और पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ वहाँ पहुँच भी गए। लेकिन तीनों की हाइट अलग अलग है, तीनों की हाइट अलग अलग है। अब तीनों ने क्या किया है, तीनों ने जो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड भी बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा है। मिड रेल है, हैंड रेल है, प्लेटफॉर्म है, सारा चीज ओके, ग्रीन टैग मिला हुआ है। तो ग्रीन टैग भी मिला हुआ है, सब चीज अच्छा है, यानी स्कैफोल्ड भी अच्छा है, इक्विपमेंट भी अच्छे हैं। टीबीटी हुई थी, टीबीटी में सभी लोगों ने सारी चीज़ों को समझ भी लिया। अब काम चालू है, काम के दौरान अब जा रहे हैं हम इंस्पेक्शन देखने के लिए, घूम रहे हैं वर्क प्लेस पे। हम बोले तो सेफ्टी ऑफिसर जो है वो घूम रहा है। तो अब क्या करेगा, अब वो हीरा जो है इसकी रिपोर्ट तैयार करके देनी है। वर्क प्लेस पे आपको काम होगा तो आपको हीरा तो पर डे सबमिट करना है, वर्क परमिट पर डे सबमिट करना है, जो आपका टीबीटी है, टीबीटी रिकॉर्ड भी पर डे सबमिट करना है। यानी ये 3 रिकॉर्ड तो फिक्स है, सेफ्टी ऑफिसर के लिए 3 रिकॉर्ड पर डे सबमिट करना है और रिकॉर्ड आपको रखना है। तीनों रिकॉर्ड मिनिमम आपको देना है। तो क्या करेंगे कि अब जब आप इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे, अपना एक अंदाज़ा लगाएंगे। कैसा अंदाज़ा, तो यहाँ मैं समझाऊंगा, हीरा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पता ही है, और हाइट वर्क की बात हो रही है। टीम ए के लिए हमको एक रिस्क मैट्रिक्स यानी रिस्क असेसमेंट करना है। सबसे पहले तो हो गया आइडेंटिफाई एक्टिविटी, एक्टिविटी आइडेंटिफाई हो गई कि कौन सा है, इनको वर्क एंड हाइट पे काम करना है। दूसरा हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी खतरा क्या हो सकता है। तो हाइट पे काम करने वाले के लिए एक ही खतरा है, गिरने का और गिर के चोट लगने का, दूसरा कोई खतरा नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया कि खतरा क्या है, तो हजार्ड, यानी हजार्ड क्या है, गिरने का, गिर के चोट लगने का। फिर तीसरा है पॉइंट की रिस्क असेसमेंट। अब इसमें जोखिम कितना है, रिस्क कितना है, तो इसको कैसे चेक करेंगे रिस्क को। तो इसको चेक करने के लिए हमें इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। चार्ट बनाना कितना आसान है मैंने आपको बता ही दिया। और हमारी 3 टीमें काम कर रही है, हम तीसरे पॉइंट पे की बात कर रहे हैं। 3 टीमें काम कर रही है, भाई 3 टीम कैसे काम करेगी, रिस्क को असेसमेंट कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए मानते हैं टीम ए की सारी चीज़ ओके है, सारी चीज़ बढ़िया है,
तो दो चीजें डिफाइन करनी होती है, एक तो सेव रेट, सुरक्षात्मक दृष्टि से रेटिंग, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी। यानी कि इसमें एक तो सेव की रेटिंग देनी है और एक प्रोबेबिलिटी रेटिंग देनी है कि गिरने पर चोट कितनी लगेगी। एक हमारा अंदाजा, अपना अंदाजा लगाना है। तो पहले वाले के लिए सेव रेट कितना देना होगा? बहुत ज़्यादा खतरा है कि ये सेव नहीं है, सुरक्षित नहीं है, यानी हाइट पे काम करेंगे तो यहाँ से गिरेंगे तो चोट लगेगी। तो जो हमारा सेव रेटिंग है वो हमको ऊपर वाली लाइन से देना है, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, या आपके हिसाब से। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि टीम ए के लिए सेव रेटिंग जो है, इसमें से मान लीजिए कि मैं 5 देता हूँ, सेव रेट 5 देता हूँ। फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है वहां से गिरकर चोट लगने की? तो प्रोबेबिलिटी को आप इसमें मैप करेंगे। अब मैं यहाँ पे कितना भी कम मैप करूं तो मैं एकदम 2 मार्क्स तो दे नहीं सकता, 10 में से सपोज देना है तो कम से कम मैं 4 नंबर दे रहा हूं कि 4 नंबर मैंने प्रोबेबिलिटी के दिए इनको कि चोट लगेगी। तो 4 पंचे 20 हो गया। अब ये जो टीम ए के लिए 20 आया, आप देख लीजिए, जो ये हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। तो ये 20 कहाँ आ रहा है? तो हाई रिस्क में आ रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत ज़्यादा जोखिम है, यानी यहाँ जो है खतरे की रेटिंग ज़्यादा है, गिरेंगे चोट लगेगी और ज़्यादा तेज लगेगी। दूसरी टीम बी के लिए हाइट से गिरना तो है, अगर तय है कि गिरेगा, गिर के ही चोट लगेगा, इसमें कितना भी कम अगर रेटिंग देते हैं तो 5 से कम तो मैं रेटिंग दे नहीं सकता इन्हें। सेव रेट तो कम है तो 5 तो मुझे देना ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ये मान के चलूंगा कि कम वो है, गिरने के चांस पे चोट लगने का खतरा थोड़ा सा कम है, तो मैं इससे थोड़ा सा कम नंबर दे दूंगा, इससे थोड़ा सा कम। तो 5 दूनी 10। अब 10 जो है हमारा वो कौन से रिस्क में है? मीडियम रिस्क में। 10 हमको मिल रहा है कहाँ? देखिए, मीडियम रिस्क, यानी यहाँ भी खतरा है पर खतरा थोड़ा कम है। तीसरी टीम के लिए गिरने का तो रिस्क है, गिरने का तो रिस्क है ही, 5 अंक तो हमने गिरने के लिए दे दिए। पक्का है गिरोगे भाई और गिर के ही चोट लगेगा, गिरने के लिए 5 अंक फिक्स है हमारे तरफ से। तो 5 अंक हमने गिरने के लिए दे दिए। अब चूंकि हाइट कम है, 3 मीटर की हाइट पे है, 9 फीट 10 फीट की हाइट पर, 4 फीट के ऊपर की हाइट पर सेफ्टी बेल्ट यूज करना है, 1 मीटर लगभग, तो ठीक है, 4-5 मीटर 6 मीटर से ज़्यादा ही है। तो इसको हम बहुत कम अगर देते हैं रेटिंग तो 1 दे देते हैं, यहाँ तक 2 दिए तो इनको 1 नंबर दे देते हैं कि चलो भाई यहाँ बहुत कम खतरा है, गिरोगे तो चोट थोड़ी कम लगेगी, चोट तो लगेगी, कम लगेगी, फूटोगे नहीं, हल्के फुल्के चोट लगेगी, ड्यूटी आ जाओगे। इसमें चोट लगेगी, ठीक है, टूट फूट नहीं होगे, आ जाओगे ड्यूटी। यहाँ चोट लगेगी, टूट फूट हो गए, ड्यूटी भी जाएगी और कंपनी की रेटिंग भी जाएगी। तो 5 से कम 5। अब 5 जो है वो कहाँ है? लो रिस्क में है, लो रिस्क में कहाँ? ऊपर, यानी ठीक है, चल जाएगा, यहाँ उतना खतरा नहीं है, टेंशन नहीं है, यहाँ काम कर सकते हैं।
इस प्रकार से रिस्क असेसमेंट करते हैं। ये हो गया रिस्क असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो पॉइंट है, आगे नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कंट्रोल। तो किस चीज़ को कंट्रोल? तो जो भी हज़ार्ड हो रहा है, जो भी खतरा हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे तरफ से जो भी प्रोसेस की जाएगी, जो भी आदेश दिए जाएंगे, वो आएगा इसमें। नेक्स्ट, इसमें हीरा के बारे में पढ़ रहे हैं। हीरा क्या होता है? तो हीरा को प्रोसेस करने के 6 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने देख लिया। चौथा पॉइंट कंट्रोल, यानी आपके ऑर्डर के ऊपर कंट्रोलिंग होगी। 5वां पॉइंट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब जो भी चीज़ हमने यहाँ चेक किया, असेसमेंट किया, इसका रिकॉर्ड बनेगा। यानी आपके पास में एक चेकलिस्ट होगी। उस चेकलिस्ट में होगा नाम और एरिया, वर्क, हाइट, जो भी है, रिस्क, उसकी आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी। उस चेकलिस्ट में आपको रिकॉर्ड में ये देना है। इम्प्लीमेंट, यानी आपने क्या इम्प्लीमेंट वहाँ करवाया, क्या चीज़ और कुछ इम्प्लीमेंट किया है, आपको जानने के बाद, देखने के बाद ऐसा लगा कि कोई चीज़ नहीं है वहाँ, तो वो चीज़ों का अरेंजमेंट किए, वो हो गया इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट में वो सारी चीज़ें आ जाएगी। इस प्रकार से हीरा हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट होता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये पूरे पॉइंट अभी मैं मिटा दे रहा हूँ। एक सॉफ्ट कॉपी में लिखित कुछ डॉक्यूमेंट हम आपको भेज देंगे, ताकि आपको और भी मदद हो जाएगी हीरा को समझने के लिए। वैसे YouTube पर बहुत सारे वीडियो हैं, हमारे वीडियो के अलावा भी, चाहिए तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको किसके वीडियो समझ में आ रहे हैं। हमारे तो टॉपिक्स 1 बाय 1 जो हम चला रहे हैं, उसके हम वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप हमारा ही वीडियो देखें, आपको हम टॉपिक दे रहे हैं, जिस टॉपिक पर आप दूसरे भी वीडियो देख सकते हैं। कोशिश किया है मैंने कि बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूं, बहुत ही सिंपल तरीके से हीरा को समझाने। अगर आपको इंटरव्यू के दौरान ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है हीरा क्या होता है, तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है परमिट टू वर्क। परमिट टू वर्क क्या होता है? तो परमिट टू वर्क यानी वर्क परमिट कहलाता है, कार्य करने के लिए जो परमिट होगा। अब कार्य करने के लिए कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई पर काम, ऊंचाई के काम, इसके लिए वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। यानी जिस भी काम में रिस्क है, उन सभी कामों के लिए वर्क परमिट की जरूरत पड़ेगी। हॉट वर्क, जो भी हॉट वर्क होंगे, बिल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सब हॉट वर्क में आते हैं। इन हॉट वर्क के लिए परमिट की जरूरत होगी। खुदाई का काम, खुदाई के काम के लिए, क्योंकि जिस एरिया में खुदाई होना है, उस एरिया में क्या है, नाली है, गड्ढा है, वहाँ से कोई बिजली का तार तो नहीं गया है, किसी और डिपार्टमेंट का कुछ तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। और भी जो काम, जिस काम में रिस्क होता है, खतरा है, उन सभी काम को करने के लिए कंपनियों में, प्लांट में वर्क परमिट की जरूरत होती है। वर्क परमिट अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ परमिट्स 1 दिन के लिए होता है, कुछ परमिट 7 दिन के लिए होता है, कुछ परमिट 15 दिन के लिए होता है। टंकी की सफाई करनी है तो परमिट लगेगा। और भी जो है परमिट के बारे में, तो इन सभी चीज़ों के लिए परमिट लगेगा।
और परमिट के बारे में जितना प्लांट में आप काम करेंगे, जितना आप अलग अलग काम के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपके पास अलग अलग प्रकार की परमिट्स आएगी और आपका नॉलेज बढ़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर का ही जो फील्ड है, जॉब है, ये ऐसा फील्ड है कि हर एक दिन नया नॉलेज देता है, नया आपको अनुभव आता है और कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है। और सेफ्टी ऑफिसर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्लांट मैनेजर को जितनी जानकारी होती है उससे कहीं ज़्यादा सेफ्टी ऑफिसर के पास जानकारी होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि आज कौन कौन से वर्कर क्या क्या काम करने वाले हैं, किस काम के लिए कितने वर्कर यूज होने हैं, उस काम को आज कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा, कौन सा काम रेडी होकर निकलेगा, कौन सा काम आधे में रह जाएगा, कौन से काम के लिए नए लोग आने वाले हैं, कौन सा नया कॉन्ट्रैक्टर आए, ये सारी जानकारी जो होती है सेफ्टी ऑफिसर के पास होती है। अब अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्लांट में हैं और उस प्लांट में आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर आप बस चाह रहे हैं कि मुझे जितना बताया गया उतना काम करके छोड़ दो ना, कौन टेंशन लेता है, तो फिर आपका भी नॉलेज नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्या करना है दोस्तों कि आपको अगर हमारे कॉलेज का नाम यानी सही रखना है, सही का मतलब कि कोई भी फिर यही कहेगा ना, कहाँ से पढ़ के आए, तो हाँ यहाँ से फलानी जगह से पढ़ के आए। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोल्हापुर ब्रांच के स्टूडेंट को कोई ये कहे कि बस वहाँ के तो लड़के ऐसे हैं कि कोई काम बोलो तो ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं है, या बस ऐसे ही हो जाता है। ऐसा नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा उस काम में इंटरेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो परमिट टू वर्क जो है, इसके कुछ फॉर्मेट्स वगैरह वर्क परमिट के आपको देखने को मिलेंगे। इसमें विशेष कुछ पढ़ने सीखने लायक नहीं है। यानी वर्क परमिट आपके पास में जब अलग अलग प्रकार के परमिट्स आते हैं ना, तब आपको समझ में आएगा कि वर्क परमिट क्या होता है। जैसे अब मेरे पास में कुछ परमिट के फॉर्मेट है, उसको मैं दिखाता हूँ और उसके आधार पे अब मैंने जहाँ काम किया है वहाँ मुझे कुछ इतने ही प्रकार के परमिट्स मिले हैं। लेकिन आप जिस एरिया में काम करेंगे, जहाँ भी काम करेंगे, वहाँ अलग अलग प्रकार के वर्क परमिट होंगे। काम के आधार पे वर्क परमिट होगा। जैसे ये वर्क परमिट जो है, ये हम कोचिन शिपयार्ड में काम करते थे, वहाँ का वर्क परमिट है। वहाँ ये वर्क परमिट रहता था। इसमें बताया गया है, इसमें यह चीज़ बताया गया है कि परमिट की संख्या, कार्य का नाम, फिर इसके बाद दिनांक, फिर किस जगह काम कर रहे हैं, फिर कितने दिन से काम शुरू होगा, कौन सा ठेकेदार करेगा, कौन कौन इसको इंस्पेक्शन करेगा, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई और बताई गई है। फिर है ये एक टैंक में काम करने के लिए या कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ये एक परमिट है। और इस परमिट में ये बताया गया है कि यानी ये पूछा गया है कि वहाँ पे किस डेट में कौन जाने वाला है, किस समय, ऑक्सीजन की क्या रीडिंग है, LEL का लेवल क्या है, CO2 का क्या है, H2S का क्या है, निरीक्षण किसने किया है, अगर कोई रिमार्क है तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। वर्क परमिट जो होते हैं, वर्क परमिट अलग अलग काम के आधार पर अलग अलग स्थान पे अलग अलग वर्क परमिट हो सकते हैं। आज का ये वीडियो सौरभ सर की रिक्वेस्ट पे बनाया है मैंने, क्योंकि वीडियो बनाने की अभी कंडीशन थी नहीं। और अब जब रेगुलर क्लासेस आपकी चालू हो गई है, सिलेबस आप लोगों को मिल गया होगा, तो अब वीडियो का इंतज़ार नहीं करना है, अब कोर्स को आगे बढ़ाना है। और जो भी कोई डाउट है वो आपको अपने क्लासरूम में ही पूछने हैं। बाकी मेरे से जो कोई डाउट रहेगा तो आने वाले समय में फिज़िकली क्लासेस मेरी मिलेगी आप लोगों को, 1 दिन या 2 दिन की। उस दिन हम सब लोग आमने सामने बैठ के चर्चा करेंगे। आशा करूँगा जितने लोगों के एडमिशन हुए हैं वे सभी लोग
जिस समय मेरी क्लासेस 1 या 2 दिन की वहाँ रहेगी, उस दिन तो वहाँ मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद।